कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव का परिणाम आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन हरियाणा में आश्चर्यचकित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हरियाणा में कहां चूक गई कांग्रेस पार्टी? अखिलेश यादव से कौन सा सबक सीख सकती थी कांग्रेस, जो न सीख पाने का नुकसान हुआ हरियाणा में? समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। वो 3 कारण कौन से हैं जो भारी पड़ गए कांग्रेस के लिए हरियाणा में, और वो अंदर से क्या चल रहा था जिसे काउंटर करने में कांग्रेस चूक गई? ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो अखिलेश यादव याद आते हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप जायज है या नाजायज, इसका भी विश्लेषण जरूरी है। हमारे पास जानकारी है कि 9 या 10 सीटें ऐसी हैं जहां 11 या 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, पर जो ईसीआई की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है और जो सब चैनल दिखा रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 राउंड के बाद जो नतीजे हैं, जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसको दिखाया जा रहा है। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये दबाव है प्रशासन पर कि रोक लगा के रखो। हरियाणा चुनाव के परिणामों पर विश्लेषण करते हुए इन 3 फॉर्मूलों को अगर कांग्रेसी समझ जाएं, तो यहां छिपा है उनकी हार का असली कारण। आज की वीडियो में सिलसिलेवार जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के परिणामों का एक विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज 2 राज्यों का चुनाव परिणाम लगभग अब आ चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय के जितने आंकड़े आए हैं या जो रुझान साफ दिख रहा है, उसी के मुताबिक अगर हम देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की सरकार बनती हुई दिख रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की स्थिति यह है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बहुत धीमे होने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अभी इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट पर पूरे आंकड़े अंतिम रूप से नहीं आए हैं। कुछ मामला यह भी बन सकता है कि कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन चूंकि पिछले कई घंटों से लगभग इसी तरह की आंकड़े टेलीविजन के स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसलिए यह समझा जा सकता है कि एक राज्य हरियाणा, जहां बीजेपी अपनी सरकार तीसरी बार बनाने में कामयाब होती दिख रही है, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 में फेरबदल के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ तो भाजपा को भी बढ़त है, लेकिन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है कांग्रेस के समर्थन से। और फारूक अब्दुल्ला ने अभी घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर पर सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां बात करने के लिए मेरे पास उस तरह के आंकड़े और दक्षता नहीं है। मैं इसलिए बस केवल एक चीज की बधाई दूंगा जम्मू कश्मीर को, कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इंसाफ, इंसानियत के साथ जमहूरियत को स्वीकार किया, और जमहूरियत ही फिलहाल एक बेहतर विकल्प है इंसानियत को बरकरार रखने और उसके वजूद को कायम रखने के लिए। अपने वोट देने का अधिकार और उस वोट से अपना निजाम, अपना हुक्मरान चुनने का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बुनियादी अधिकार है। लंबे अरसे बाद जिसकी मांग हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया
और अपने मुताबिक अपना एक निजाम चुन लिया। जम्मू कश्मीर की आवाम को इस जमहूरियत की बधाई, क्योंकि रास्ता इसी से निकलेगा, शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा और अपने वोट के अधिकार से निकलेगा, भारत के संविधान से निकलेगा। और उस संविधान के मुताबिक जो काम वहां हुआ, उसने यह बताया कि बीजेपी को लेकर के आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी धारणा नहीं है और वो सारी चीजें आज भी अलग से वहां पर दिखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बन चुकी है। और इस तरह से जम्मू कश्मीर ने अपनी आवाम को वो हक देने के लिए अपने बीच से अपना एक नेता चुन लिया। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला फिलहाल ये दिख रहा है कि वो मुख्यमंत्री होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हरियाणा, जिस पर चर्चा बहुत विस्तार से और ठहर कर होनी चाहिए। हरियाणा का यह जो रुझान है, एग्जिट पोल को फिर से गलत साबित करता है। भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखने समझने की बात होनी चाहिए। मैं हरियाणा के इस चुनाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक धारणाओं पर बात करें तो जाने कितनी बार इस देश के एग्जिट पोल गलत पर गलत साबित होते जा रहे हैं। कोई एग्जिट पोल जब लोकसभा चुनावों में 300 पार, 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को दे रहा था, वो भी गलत साबित हुआ और बीजेपी अकेले 240 पर सिमट गई। हालांकि उनका गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो गया, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। और उनके गलत साबित होने का सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश से मिला, जिसमें किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट जाएगी। 43 सीटों पर, जिसमें से 37 सपा ने जीती और 6 कांग्रेस ने जीती, इनका गठबंधन जीत गया। और उससे भी आगे जाकर के कोई एग्जिट पोल कभी नहीं बताया था कि नरेंद्र मोदी शुरुआत में पीछे चल रहे होंगे या अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी बीजेपी के उम्मीदवार को हरा देंगे और एनडीए के सामने चुनौती बनकर पीडीए के नायक बनकर के उभर जाएंगे। हरियाणा चुनाव में एक बार फिर से एग्जिट पोल गलत साबित हुए, क्योंकि ये एग्जिट पोल एक तरफ से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की वकालत कर रहे थे और एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत से, कई एग्जिट पोल तो दिखा दिए थे कि 60 से ऊपर, 70 से ऊपर कांग्रेस पार्टी आएगी। आज के दिन जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती रुझान एग्जिट पोल के मुताबिक आए, यानी एक समय ऐसा आया कि शुरुआती रुझान में 90 में से 70+ कांग्रेस आगे हो गई थी और लगा कि एग्जिट पोल सही साबित हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। किसान, पहलवान, नौजवान का मुद्दा हरियाणा में जो जन आक्रोश दिखा रहा था, जिस जन आक्रोश की तस्वीरें हरियाणा के लोगों ने देखी, और सबूत मैं दूंगा 3-4 बिंदुओं में, वो कैसे गलत साबित हुआ और परिणाम अंतिम आते आते, हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं, जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय कई सीटें ऐसी हैं, 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिन पे जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम है। कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 के बीच में 25-30 सीटें हैं, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कई घंटों से जो स्थिर बना हुआ है आंकड़ा, वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब थोड़ा इसका विश्लेषण कर लें। क्या किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश उपजा था वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया? इसका विश्लेषण करें तो यह पाएंगे कि नहीं, इस बात में पूरी हकीकत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव का वोट शेयर देखें और इस चुनाव का वोट शेयर देखें,
जब मैं बात कर रहा हूं तो दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत लगभग 39% के आसपास है, यानी लगभग बराबर है। वोट शेयर में बीजेपी और कांग्रेस बराबर हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये उस किसान चेतना का है जो कांग्रेस के पक्ष में गया। जुलेना से जो उम्मीदवार थी विनेश फोगाट, वो महिला पहलवानों के आंदोलन की एक चेहरा बन गई। बाद के दिनों में ओलंपिक में जब वो एक ही दिन में 2 बार जीतती हैं और अगले दिन वो जब फाइनल में जाने वाली होती हैं, उसके पहले 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की बात आती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, बिना किसी पदक के लौटती हैं। देश भर में सुगबुगाहट होने लगती है कि क्या कोई साजिश हुई। एयरपोर्ट पर कोई उनका स्वागत करने नेता सरकार की तरफ से नहीं आया, जनता की तरफ से लोग आए। कांग्रेस ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़ गईं। शुरुआत में वो पीछे चल रही थी, लेकिन जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं। इसका मतलब ये पहलवानों का मुद्दा महिलाओं के बीच में ज्यादा लोकप्रिय रहा, जो कांग्रेस के फेवर में गया। नौजवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोशिश की कि अग्निवीर से लेकर के नशे से लेकर के कई उन सवालों पर चुनाव लड़ा जाए जिसमें कांग्रेस ने रणनीति बनाई और जो कामयाब रणनीति रही, और उस कामयाब रणनीति के तहत कांग्रेस को उसका फायदा मिला और लगभग कांटे की टक्कर में वोट प्रतिशत में कांग्रेस खड़ी हो गई। यह दीगर बात है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए और कांग्रेस बहुमत से दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतम में जीत हार का प्रतिशत भले ही कितना कम क्यों ना हो, लेकिन जो जीत गया सरकार वही बनाता है। और जीत जाने के बाद कोई कितना भी कहे कि कैसे, जैसे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा। अगर एक टीवी चैनल का, प्राइवेट टीवी चैनल का पत्रकार जो हरियाणा में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि 16-18 राउंड की काउंटिंग में से 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और ठीक उसी समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 9 राउंड या 10 राउंड की काउंटिंग का डेटा है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी एक आरोप लगाते हुए जाती है कि क्यों काउंटिंग स्लो हो रही है। कई जगह विवाद की खबरें आ रही, और ये नई नहीं है। मैं 2 चुनाव बार बार आपको जिक्र करूंगा और तीसरा भी करूंगा। पहला चुनाव बिहार असेंबली का 2020 का, पूरी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी हो गई कि अपने अधिकारियों के बल पर इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके कई जगहों पर या तो जीतते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया, जीता हुआ सर्टिफिकेट रोक लिया गया, हारे हुए कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के नाम पर जिता दिया गया। लोग चिल्लाते रहे, आरजेडी ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन अंततः आरजेडी को हारना पड़ा और जो जीता वो सरकार बनाता है। दूसरा उदाहरण 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है। समाजवादी पार्टी बहुत तेवर के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन लगातार वो आरोप लगाती है कि वोटर लिस्ट से आपने नाम काट दिए। आपके अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने चिन्हित करके उन जगहों के नाम काटे जहां पर वो लोग हैं और वो भाजपा के विपक्ष में हैं। कई जगह पर प्रशासन की भूमिका बहुत संदिग्ध थी, पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध थी, लेकिन अंत में वही हुआ जो होना होता है। जो जीत गया वो सरकार बना लेता है। फिर भी इलेक्शन कमीशन की बात जब भी आएगी, ईवीएम की बात आएगी, अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के बाद संसद में जो बयान देते हैं वो एक मील का पत्थर बन जाता है। यही 2024 का चुनाव जिसमें 37 सीटें जीत करके देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, और उसने भी आरोप लगाया कि फर्रुखाबाद, फूलपुर, बांसगांव ऐसी कई सीटें हैं जहां प्रशासन ने ऐसी धांधली की जिससे चुनाव हरवाया गया। इसलिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है फर्रुखाबाद जैसी सीटों का। लेकिन अंत में क्या हुआ? जो जीत गया वो संसद में बैठा है, घोषणा होने के बाद कोई नहीं सुनता। लेकिन अखिलेश यादव को आज के दिन लोग याद कर रहे हैं कि इस नेता ने चुनाव जीतने के बाद भी संसद में खड़े होकर कहा कि ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। आज मैं 37 सीटें जीता हूं, कल मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं
तब भी मैं कहूंगा कि ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। हम ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को बदलने की बात करेंगे। ये एक बड़ा विजन और एक बड़े नैरेटिव को गढ़ने का काम अखिलेश यादव ने किया। और अखिलेश यादव ने एक और बड़ा काम किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई, और चुनाव अगर हार गई कांग्रेस तो कांग्रेस को विश्लेषण करना होगा। शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां सीधी सीधी भाजपा से कांग्रेस की लड़ाई होती है, कांग्रेस रणनीतिक रूप से चूक जाती है। हरियाणा में कौन सी चूक हुई जिसके लिए अखिलेश यादव से उसे सीख लेनी चाहिए। एक बात तो तय है कि कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के दौरान ऐसा लगा कि वो अकेले चुनाव जीतने जा रहे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहती रही कि एक जमाने में हमारे 6 एमएलए थे, उस समय तक 2 जीत रहे थे, एक था, आप 1 या 2 सीटों पर समझौता कर लो। कमलनाथ ये कहते हुए पाए गए, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। बाद में पता चला चुनाव हार गए। एक ऐसा ही किस्सा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, उभरते हुए नए चेहरे हैं, उनकी रैलियों में बहुत भीड़ भी आई, अच्छे नेता हैं, लेकिन राजनीति में कैसी छोटी छोटी चूक भी भारी पड़ जाती है। वहां भी बोल गए समाजवादी पार्टी का यहां तो कोई जनाधार है नहीं और यहां पे उनकी जरूरत है नहीं, कांग्रेस अकेले चुनाव जीत रही है, सरकार बना रही है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को देखकर सोच रहे होंगे कि ये गलती क्यों हुई। सवाल अखिलेश यादव से गठबंधन का नहीं है, सवाल इस बात की सुगबुगाहट का भी है कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए हरियाणा में, और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप हर जगह की, चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हो, उसने अहंकार के आगे किसी की नहीं सुनी। यहां तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, अगर वो ये चाहता था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन मध्य प्रदेश में 1 ही 2 सीट पर हो जाए, लोकल लीडरशिप ने कहा अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। सवाल इस बात का नहीं है, अखिलेश तो अपने राज्य में 37 सीटें जीत गए, लेकिन आपका नुकसान छोटी सी गलती से हो जाता है। क्या हरियाणा में वहां की लोकल लीडरशिप ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ तालमेल बनाने में चूक की? इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, क्या कांग्रेस उस रणनीति को भाजपा की आज तक नहीं समझ पाई कि बीजेपी झूठ और फूट डाल करके लूट को अपने छिपाकर सरकार चलाती है। मिसाल के तौर पर इसी हरियाणा में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जाट लोगों के खिलाफ गैर जाट किसान कमेरा जातियों को उत्तेजित किया, भड़काया, गोलबंद किया और वोट ले लिया, आपको हरा दिया। इसकी काट कांग्रेस पार्टी ने आज तक क्या ढूंढी? क्या पूरा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूमते घूमते जाट पॉलिटिक्स पर केंद्रित होने से जो नैरेटिव बीजेपी बनाना चाह रही थी, क्या उसके ट्रैप में आ गए? क्या इसकी काट कोई नहीं ढूंढ पाए? टॉप लीडरशिप में राहुल गांधी के भाषणों को आप सुनेंगे तो राहुल गांधी के भाषणों में कोशिश दिखेगी, एक आत्मविश्वास दिखेगा, एक तेवर दिखेगा, और उन्होंने 36 बिरादरियों को एक करके एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश की। इसलिए सवाल राहुल गांधी के भाषण और केंद्रीय रणनीति का नहीं है। लोकल लीडरशिप में क्या बीजेपी की इस पॉलिटिक्स का काट ढूंढने में कांग्रेस की लोकल राज्य स्तरीय रणनीति फेल हो गई? अखिलेश यादव से यहां फिर से कांग्रेस को सीखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अकेले हरियाणा में जाटों के खिलाफ गैर जाटों को भड़काकर, उकसाकर, झूठ बोलकर वोट लेने में कामयाब नहीं होती। यह प्रयोग वो यूपी और बिहार में पहले कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को लगातार उसने मुस्लिम और यादव की पार्टी होने का ठप्पा लगाया, और 37 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने यह काम यूपी में और तेज कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने हर जाति बिरादरी के लोगों को टिकट दे करके इतना टिकट दे दिया, यादवों और मुसलमानों को एकदम कम टिकट दिया, लेकिन वोट सबका लेने में कामयाब हो गए और आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा से उपजे विवाद को भी सुलझाने में नाकाम हो गई। हालांकि कोशिश की राहुल गांधी ने,
और राहुल गांधी के लेवल पर बात बनती भी दिखी कि वो एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा को साथ खड़ा करके एकजुटता का परिचय देने की कोशिश करते दिखे। और कांग्रेस के लिए तो वहां की जनता तैयार थी। बीजेपी के प्रचार करने वाले वाहनों को गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी गांव में नहीं जा पा रहे थे, लोग गुस्से में थे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को वोट कहां से आ गया, इसकी बात कहां चूक रह गई, ये सोचने और समझने की। क्या किसान आंदोलन, क्या महिला पहलवानों का आंदोलन, क्या नौजवानों का आक्रोश, सब भूल गए? क्योंकि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट करके उन जातियों को आगे कर दिया जिन जातियों को जाटों को दुश्मन बनाकर एकजुट किया था बीजेपी ने। जैसे यादवों को दुश्मन बनाकर एकजुट करती है गैर यादव ओबीसी को बीजेपी भाजपा यूपी बिहार में, लेकिन अखिलेश यादव ने उसकी काट ढूंढी, सबको प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी दी, पीडीए बना दिया और पीडीए चल गया। और अगर यह पीडीए चलता रहा तो इसका 27 में परिणाम अखिलेश यादव दिखाएंगे पूरे देश को। कांग्रेस पार्टी यहां चूक गई। कांग्रेस पार्टी को दलित वोटों को और साधने के लिए कोशिश करना चाहिए था। मेरे मन में एक बात आ रही है जो आपसे साझा कर दूं। कुमारी शैलजा का बयान अगर मीडिया में आने लगा था कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है और उनके अपमान की खबरें मीडिया में आने लगी थी और बीजेपी उस पर हमलावर हो रही थी, और दूसरी तरफ आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का दुष्यंत चौटाला से गठबंधन, यानी दलित वोटों को बांटने के लिए इतने तरह के मोर्चे खोल दिए गए थे कि वो दलित वोट कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस की तरफ नहीं मिलता दिख रहा था। आदरणीय बहन जी अति सक्रिय होकर के हरियाणा में इतना लंबा लंबा प्रचार, चुनाव रैलियों में भीड़, अंत में मिला क्या? दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करने की इतनी बड़ी चूक चंद्रशेखर आजाद जैसे उभरते हुए दूरदर्शी नेता कर रहे हैं तो संदेह पैदा होता है, क्योंकि वह शख्स हरियाणा में इतना अलोकप्रिय हो गया था कि जब काउंटिंग चल रही थी तो वो 6वें नंबर पर अपने था, क्योंकि उसने किसानों का भरोसा खो दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय सरकार में डिप्टी सीएम था जब भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हरियाणा विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी होती चली जा रही थी। उस समय उनके साथ खड़ा था। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के आरोपों से घिरी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी शून्य हो गई, खत्म हो गई, और चंद्रशेखर उनके साथ गठबंधन करके क्यों अकेले लड़ते? चंद्रशेखर का अपना प्रभाव होता। इन गठबंधनों ने जो छोटे छोटे ब्लॉक में वोट काट लिए, क्या आज वो कांग्रेस को भारी नहीं पड़ रहे होंगे? फिर से कह रहा हूं, जीत का अंतर देखिएगा। जो सीटें जितनी जीतेगी बीजेपी, उनमें जीत का अंतर देखिएगा, और हरियाणा के बाकी जगहों पर जीत का अंतर देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रणनीतिक चूक अगर सामने सामने की लड़ाई में कांग्रेस लोकल लीडरशिप को मैनेज नहीं कर पाएगी और छोटी छोटी जाति बिरादरियों को एक साथ जोड़ करके सबको हिस्सा और भागीदारी दिलाने का, दलित समाज को एकजुटता दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? उन्होंने इतने टिकट पासी समुदाय, धोबी समुदाय, निषाद समुदाय, उसके बाद फिर दलित समुदाय, फिर अति पिछड़ा समुदाय, उस तमाम जातियों को इतना टिकट दिया कि उन जातियों के भीतर यकीन पैदा हुआ और पहली बार संविधान के नैरेटिव पर हिस्सेदारी को देख करके समाजवादी पार्टी को भारी वोट मिला। कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र में तो अभी होने वाला मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बुरी तरह से चूक गई और बीजेपी का यह झूठ का नैरेटिव काम कर गया कि जाटों की सरकार आने वाली है। अगर कुमारी शैलजा को वो मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में आगे करके कुछ गोलबंद करते तो शायद समीकरण कुछ और हो जाता। टिकट वितरण में अगर वो पीडीए वाला फॉर्मूला लगाते और थोड़ा दिल बड़ा करके गठबंधन कर लेते, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी, नॉमिनल एक एक दो सीटें, कुछ और बात होती। हालांकि फिर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब मैं बातचीत कर रहा हूं बीजेपी 50 सीटें हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिख रहा है, जिसमें से 10 सीटें जीत गई है कांग्रेस, 34 में से 6 बीजेपी जीती है जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं। तो अभी भी जीत की संख्या कांग्रेस की ज्यादा है, 10 जीती है, घोषित हो गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, बीजेपी के 6 ही है। लेकिन चलिए चुनाव परिणाम आ गया
तो शायद विश्लेषण हमारे लिए मुश्किल हो, आसान हो। पहले मुश्किल होता था कि भाई बीजेपी कल को हार जाती तो आपका विश्लेषण कुछ और होता, कांग्रेस जीत जाती तो कुछ और होता। लेकिन गलतियों से सबक जो न ले वो राजनीति नहीं कर पाता। अखिलेश यादव से इस देश की हर विपक्षी दल को सबक लेना होगा। राहुल गांधी की मेहनत में, उनके विचार में, उनके दिल में शायद अब कोई कमी दिखती नहीं और वो परिपक्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन न कर पाने और साथ न ले चल पाने में दिखती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने और निभाने में भारी पड़ती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में गठबंधन धर्म को समझने, लोगों को एकजुट करने, प्रतिनिधित्व में पीडीए फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का अगर सबक ले तो हरियाणा चुनाव उनको सबक दे सकता है। क्योंकि एक आया हुआ मौका हाथ से फिसल गया जिसका असर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, बिहार, दिल्ली तक हो सकता है। अगर गलती नहीं सुधारी गई, पीडीए फॉर्मूला नहीं लाया गया तो मुश्किल बढ़ सकती है। और अगर अखिलेश यादव का पीडीए या हिस्सेदारी जो खुद राहुल गांधी कहते हैं, उस बात को राहुल गांधी अपनी लोकल लीडरशिप से मनवा लें और गठबंधन धर्म निभवा लें तो अभी भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।